सुमित्रा को कपड़े बुनने का बहुत शौक है। वो हमेशा धागे हाथ में लिए कुछ न कुछ बुनाई का काम किया करती है। इसी तरह वो जहाँ भी जाती है धागे और सुइयां साथ ले जाती है और चलते चलते बुनाई करती रहती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से लौटते हुए जंगल के रास्ते से आ रही थी। बुनाई करते करते उसका धागा खत्म हो गया। ओहो, इस धागे को भी अभी खत्म होना था। पहले ही खत्म हो जाता तो बाजार से नया धागा ले आती। अब क्या करूं? तभी सुमित्रा की नजर जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर जाती है जिस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। लगता है बाजार से धागा लेने की जरूरत नहीं है, जब फ्री में धागा मिल रहा है तो पैसे क्यों खर्च करने। सुमित्रा इधर उधर देखती है। उसे रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो जल्दी से जाकर पेड़ से धागा निकालने लगती है और उससे एक बड़ा धागे का गोला बना देती है। जैसे ही वो धागा निकालती है वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और आसपास तूफान सा माहौल बन जाता है। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है तूफान आने वाला है, इसीलिए तेज हवाएं चल रही है। जल्दी से घर जाती हूँ, नहीं तो यहीं फंस जाऊंगी। सुमित्रा धागे का गोला लेकर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि उसका पूरा गांव पूरी तरह से बदल गया है। ये क्या हो गया? पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है। चारों तरफ बस धागे ही धागे बंध गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा गांव शापित हो गया है। पर अचानक से कैसे हो गया ये सब? किसी को कुछ भी नहीं पता। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और सारा गांव धागे का बन गया। हाँ, मैं भी जंगल से लौट रही थी, तभी अचानक से पेड़ तेजी से हिलने लगे और मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर चलते हैं, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। सुमित्रा और रामेश्वर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। धागे का गांव बनने से गांव वालों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ रहा था, जिससे उन्हें स्कूल में पहुंचने में देर हो जाती है। क्या हुआ सिमरन, आज तुम्हें इतनी लेट हो गई? मैम, हमारा पूरा गांव धागे का बन गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमें स्कूल आने के लिए गांव के पीछे जंगल की तरफ से होकर आना पड़ा और इसी में देर हो गई। कोई बोलता है धागे का गांव तो कोई बोलता है किसी अंधे को रास्ता पार करवा रहा था। मैं अब पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं चली इस्तीफा देने। सॉरी मैम, मैं अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करूँगी और मैंने होमवर्क भी कर लिया है, सारा का सारा, और वो भी 2 बार। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। राधा कुएं से पानी का मटका लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसका पैर धागे से उलझता है और वो गिर पड़ती है। हे माँ, आज फिर से मेरा मटका टूट गया। घर में माँ की डांट सुननी पड़ेगी। राधा धागों से खुद को बचाते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ बच्चे जो शाम को खेलने के लिए गए थे, रात होने पर भी वो घर नहीं लौटते, तो सभी बच्चों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। सुप्रिया बहुत आवाज लगाती है पर उसे रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। तब वो अपने बगल वाले घर में पूछने जाती है, भैया, क्या आपके बच्चे घर आ गए? नहीं, शाम को खेलने गए थे और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। रोहन कहाँ है? रोहन भी अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलो जाकर देखते हैं। सुप्रिया, शिवम और बाकी कुछ लोगों को लेकर बच्चों को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। बहुत ढूंढने और आवाज लगाने के बाद भी उन्हें बच्चे झाड़ियों की तरफ दिखते हैं। सभी माँ बाप झाड़ियों के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे झाड़ियों में धागों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। रोहन, तुम यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? मम्मी, खेलते हुए हमारी बॉल झाड़ियों में गिर गई और जब मैं बॉल लेने आया तो इन धागों में उलझ गया। शिवम देखता है कि बाकी सभी बच्चे भी झाड़ियों में धागों में उलझ गए हैं। बच्चों को डांटने से अच्छा है कि उन्हें उन धागों से छुड़ाओ। सभी माँ बाप झाड़ियों में अटके अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं।
बच्चों के पैर धागे की वजह से झाड़ियों में लिपट गए हैं और उलझन के कारण निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों, ऐसा करो, तुम अपने जूते उतार दो, तभी इन धागों से पीछा छूटेगा। सभी बच्चे अपने अपने जूते उतारकर झाड़ियों में ही छोड़ देते हैं, जिनसे उन्हें धागों से छुटकारा मिल जाता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर धागों से बचते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। चारों तरफ धागे फैल जाने की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। लगता है ये सब मेरे धागे चुराने की वजह से हुआ है। अगर मैं गांव वालों को बता दूंगी तो सभी लोग मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। सुमित्रा किसी को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब सुमित्रा मटका लेकर पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, वो मटका भरती है और घर के लिए आ रही होती है कि रास्ते में उसका पैर धागों से उलझ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। रास्ते में गिरे कुछ पत्थरों की वजह से उसके हाथ और पैर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। ओ माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरे पैर में मोच आ गई है। हे भगवान, ये किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझको। सुमित्रा समझ जाती है कि ये सब उसके किए पाप की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो सभी गांव वालों को एक पंचायत में बुलाती है और उनके गांव के बड़े पीपल के पुराने पेड़ के नीचे पंचायत होती है। सभी लोग वहां आते हैं और पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं। हे पीपल देवता, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? पूरा गांव धागों का बन गया है। इस गांव को मेरे सौतेले भाई का श्राप लगा है। हे पीपल देवता, क्या आप उस शापित पीपल के पेड़ की बात कर रहे हैं जो कि जंगल में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस गांव में किसी ने मेरे भाई पर लगे धागों को चुराया है और इसी की वजह से उसने इस गांव को श्राप देकर धागों का गांव बना दिया। पर ये सब किसने किया? पीपल देवता कुछ बोलते हैं इससे पहले ही सुमित्रा आगे आ जाती है। मुझसे गलती हो गई पीपल देवता, ये सब मैंने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरे भाई से जाकर मांगो और तुमने जो धागे उससे चुराए हैं उन धागों को उसे वापस लौटा दो, तभी ये गांव उसके श्राप से मुक्त होगा। सुमित्रा धागे का गोला लेकर जंगल में जाती है और उसे पीपल के पेड़ पर उसी तरह से लपेट देती है जैसा कि उसने निकाला था। धागा लपेटने के बाद फिर से पेड़ हिलने लगता है और एक तूफान सा आ जाता है। सुमित्रा पीपल के पेड़ से माफी मांगती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। वो गांव में पहुंचती है और देखती है कि उसके गांव से सभी धागे खत्म हो गए हैं और उसका गांव पहले की तरफ साफ सुथरा और खुशहाल हो गया है।